नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिडल ईस्ट की जंग पर बोले राहुल गांधी, कहा भारत की अर्थव्यवस्था को होगा भारी नुकसान। चीन मुद्दे को लेकर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को घेरा, कहा लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। दिल्ली दंगा मामले में शर्जील इमाम को राहत, कोर्ट ने दी 10 दिन की अंतरिम जमानत। और मिडल ईस्ट तनाव के बीच तुर्की का बड़ा कदम, नॉर्थ साइप्रस में तैनात किए 6 F-16 फाइटर जेट। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि इस स्थिति से देश को बड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने शेयर बाजार में आई गिरावट का जिक्र करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच पिछले महीने हुई ट्रेड डील को लेकर भी उन्होंने सरकार की आलोचना की है। राहुल गांधी के मुताबिक इस समझौते से देश को भारी चोट लग सकती है और इसके असर आने वाले समय में दिखाई देंगे। राहुल गांधी ने इन सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात, ईंधन की कीमतें और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला असर सीधे जनता से जुड़े मुद्दे हैं और इन पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार इन विषयों पर चर्चा से बचना चाहती है, क्योंकि इससे कई और बातें सामने आ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने चीन के मुद्दे को लेकर विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो इस विषय पर संसद में बोलना चाहते थे, लेकिन सदन नहीं चला पा रहा है। दुबे ने कहा है कि इतना कमजोर विपक्ष उन्होंने लोकतंत्र में पहले कभी नहीं देखा और राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा करार दिया है। उनका आरोप था कि विपक्ष नासमझी को घमंड में बदलकर लगातार बयानबाजी कर रहा है और गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बच रहा है। चीन का मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है और इस पर खुली बहस होनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने 1962 के भारत चीन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा है कि उस समय नेपाल, भूटान और तिब्बत भारत और चीन के बीच बफर स्टेट थे। उन्होंने बताया कि 1950 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद चीन भारत का सीधा पड़ोसी बन गया और 1962 के युद्ध में उसने अक्साई चीन समेत लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। दुबे ने दावा किया है कि उस दौर में संसद में भी चीन के जासूसी नेटवर्क और भारत में उसके प्रभाव को लेकर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा है कि यदि इस मुद्दे पर संसद में विस्तार से चर्चा होती है तो कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शर्जील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेयी की अदालत ने उन्हें 20 मार्च से 30 मार्च तक 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। शर्जील इमाम ने अदालत में अर्जी दाखिल कर अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी। उनके वकीलों ने दलील दी है कि परिवार में उनकी मौजूदगी जरूरी है और उनकी मां की तबीयत भी काफी खराब है। अदालत ने इन पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय आधार पर उन्हें सीमित अवधि के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्वोत्तर इलाकों में साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के विरोध के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में करीब 53 लोगों की मौत हुई थी और कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक CAA NRC विरोध के दौरान शाहीन बाग में लंबे समय तक चला धरना भी सुर्खियों में रहा। इसी मामले में JNU के छात्र रहे शर्जील इमाम समेत कई अन्य लोगों के नाम जांच में सामने आए थे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रतिनिधि देवेंद्र पांड्या ने अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी और उत्तर प्रदेश पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज हिंदुत्व की परिभाषा संतों पर अत्याचार और गोहत्या जैसे मुद्दों पर चुप्पी तक सीमित रह गई है। पांडे ने कहा है कि शंकराचार्य लंबे समय से सनातन परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं की रक्षा के लिए आंदोलन करते रहे हैं। गंगा के अविरल प्रवाह, राम सेतु की रक्षा, मंदिर मठों के संरक्षण और गणेश विसर्जन पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि इन आंदोलन के दौरान शंकराचार्य को लाठीचार्ज जैसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा। देवेंद्र पांडे ने कहा है कि शंकराचार्य ने एक अभियान शुरू किया है जिसके तहत भगवा भेष में सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी अभियान के तहत 11 मार्च को लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में यह स्पष्ट करने का प्रयास होगा कि सनातन परंपरा में असली और नकली संत कौन है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में कहा था कि ऋषि मुनियों के भेष में कालनेमी घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में कहा था कि ऋषि मुनियों के भेष में कालनेमी घूम रहे हैं। पांडे ने अयोध्या के संत समाज से भी इस अभियान में सहयोग करने और सनातन धर्म, गंगा, गौमाता और दंडी सन्यासी परंपरा की रक्षा के लिए साथ आने की अपील की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक बाजारों पर दबाव बढ़ गया है और इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दिया है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। रुपया 53 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले 92.35 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ है। इन वैश्विक और घरेलू कारकों के कारण बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली है। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1352 अंक यानी कि 1.71% गिरकर 77,566 पर बंद हुआ और ये लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 2,494 अंक से ज्यादा की गिरावट भी दर्ज की गई थी। वहीं एनएसई निफ्टी 422 अंक यानी कि 1.73% गिरकर 24,028 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में ज्यादातर गिरावट आई है। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयरों में कुछ बढ़त देखी गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में 6 F-16 फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने आज इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि क्षेत्र में हालिया घटनाओं को देखते हुए ये कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया है। मंत्रालय के मुताबिक ये तैनाती तुर्की रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस यानी कि TRNC की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई है। यह फैसला द्वीप पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले के बाद किया गया, जिसने क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अंकारा इस इलाके को मान्यता देता है और वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखता है। हाल के दिनों में साइप्रस द्वीप पर यूरोपीय देश की सैन्य गतिविधियां भी बढ़ी हैं, खासकर ब्रिटेन के अक्रोटिरी एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि यह ड्रोन लेबनान स्थित ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह से जुड़ा हो सकता है। साइप्रस में हजारों ब्रिटिश सैनिक अक्रोटिरी और ढेकेलिया के यूके सॉवरेन बेस क्षेत्र में तैनात हैं। तुर्की ने इस बढ़ती सैन्य तैनाती की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे द्वीप को बड़े संघर्ष में खींचे जाने का खतरा बढ़ सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हालात के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने 8 मार्च 2026 को T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, जिसके बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल रहा। फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की, लेकिन पाकिस्तान में इस जीत पर अलग ही प्रतिक्रिया देखने को मिली है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत की जीत पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने एक टीवी शो में कहा है कि भारत की स्थिति उस अमीर बच्चे जैसी है जो गरीब बच्चों को खेल के लिए बुलाकर अपनी ताकत दिखाता है। अख्तर का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और इस पर क्रिकेट फैंस के बीच बहस छिड़ गई है। टीम इंडिया की ये जीत पिछले 2 सालों में तीसरी बड़ी ICC ट्रॉफी है। भारत ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा की कप्तानी में जीती थी। अब 2026 T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस तरह भारतीय टीम ने लगातार 3 ICC ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तारे जमीन पर से प्रसिद्ध हुए दर्शील सफारी अब मोहित रैना और प्रियामणि के साथ एक नई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में नजर आने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट भारत और हॉलीवुड के बीच सहयोग की बड़ी मिसाल माना जा रहा है और इसमें परिवार, पहचान और संस्कृति जैसे अहम विषयों को पेश किया जाएगा। दर्शील इस फिल्म में भावुक और महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे जो भारत और विदेश के बीच भावनाओं का पुल बनेगा। फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है और इसे मुंबई की एज्योर एंटरटेनमेंट और अमेरिका की रेड बाइसन प्रोडक्शंस मिलकर बनाएंगी। हर्ष महादेश्वर ने इसे लिखा है और निर्देशन भी वही करेंगे। फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन में है और इस साल के आखिर में शूटिंग शुरू होने की संभावना है। स्टार कास्ट ने फिल्म को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। दर्शील ने कहा है कि कहानी उन्हें बहुत छू गई और ये साहस, संवेदना और जीवन के फैसलों के बारे में है। मोहित रैना ने बताया है कि ये प्रोजेक्ट उनके दिल के करीब है और भारत हॉलीवुड का ये पहला सहयोग वैश्विक कहानियों के लिए एक बड़ा कदम भी है।
प्रियामणि ने कहा है कि कहानी की सच्चाई और भावनाएं उन्हें बहुत पसंद आई और टीम के साथ काम करना अच्छा अनुभव रहा। ये फिल्म सीमाओं को पार करते हुए दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का भी काम करेगी। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।